अफगानिस्तान में आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया है, लेकिन अब से पहले क्या वहां आरएसएस का राज था? तालिबानी शासन के पहले अफगानिस्तान के अंदर बजरंग दल वालों का शासन था? मैं ऐसा सवाल क्यों कर रहा हूं? मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश के संभल के समाजवादी पार्टी के सांसद, जिनका नाम है शफीकुर रहमान बर्क, उन्होंने इस अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकवादियों के कब्जे को यह कहा है कि अब अपने मुल्क को आजाद कराकर वो खुद चलाना चाहते हैं। मतलब तालिबानियों की तारीफ कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अब वो अपना देश अपने हिसाब से चलाएंगे। अब से पहले कौन चला रहे थे? ये समाजवादी पार्टी की एक सोच बताता है कि वो एक महामारी को भी अल्लाह का बनाया हुआ कानून और दी हुई बीमारी बताते हैं। दूसरी तरफ वो जो है शरीयत से छेड़छाड़ बताते हैं बीजेपी वालों को। मतलब आप एक हद देखिए कि एक देश में आतंकवादी घटना होती है, हजारों लोग मारे जाते हैं। जिस तरह के समाजवादियों की सोच है, ये बिल्कुल केवल और केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की सोच है, जो आज तालिबानी आतंकवादियों के भी साथ खड़ी हुई दिखती है। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। अफगानिस्तान में आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया है। तालिबान आतंकवादियों ने अब वहां कब्जा करके और अपना कानून चला दिया है और उन्होंने कहा है कि अब यह देश शरीयत के हिसाब से चलेगा। लेकिन अब से पहले क्या वहां आरएसएस का राज था? तालिबानी शासन के पहले अफगानिस्तान के अंदर बजरंग दल वालों का शासन था? मैं ऐसा सवाल क्यों कर रहा हूं? मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश के संभल के समाजवादी पार्टी के सांसद, जिनका नाम है शफीकुर रहमान बर्क, उन्होंने इस अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकवादियों के कब्जे को यह कहा है कि अब अपने मुल्क को आजाद कराकर वो खुद चलाना चाहते हैं। यानी उन्होंने कहा है कि तालिबानियों ने जो ये किया है वो उसका समर्थन कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि देखो, रूस और अमेरिका को भी पीछे भगा दिया उन्होंने तालिबानियों ने। मतलब तालिबानियों की तारीफ कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अब वो अपना देश अपने हिसाब से चलाएंगे। अब से पहले कौन चला रहे थे? अफगानिस्तान के अंदर ये तालिबानियों ने जो कब्जा किया है, इस कब्जे के पहले जो सरकार वहां थी, मेरा सवाल वही है, क्या वो आरएसएस वाले थे? क्या वो इस्लाम धर्म के मानने वाले नहीं थे? क्या वो मुसलमान नहीं थे जो गनी थे वहां के राष्ट्रपति? नहीं थे। कोई आरएसएस, कोई बजरंग दल का वहां शासन नहीं था। लेकिन ये समाजवादी पार्टी के सांसद, इनकी सोच देखिए कि ये बैठे भारत में हैं और ये सपोर्ट कर रहे हैं अफगानिस्तान के आतंकवादी संगठन का। ये कह रहे हैं कि वो आजादी की लड़ाई है, अब उन्होंने देश को आजाद करा दिया। तो एक चुना हुआ प्रतिनिधि, एक सांसद, इसका मतलब ये कह रहा है कि यदि किसी देश में आतंकवादी कब्जा करके और सरकार को तख्ता पलट कर दें, जनता को मारें, महिलाओं को गुलाम बना लें और वहां शरीयत का कानून लागू कर दें, तो ये कहेंगे आजादी। इसका मतलब ये हुआ कि भारत के अंदर भी इनकी मंशा यही है कि ये यहां भी इसी तरह से शरिया का कानून लागू कराएंगे, इसी तरह तालिबान का समर्थन करेंगे। क्योंकि आपको याद होगा, अभी कुछ दिनों पहले कोरोना को लेकर इन्होंने घोषणा कर दी थी। इन्होंने कहा मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। क्यों? इन्होंने कहा, पत्रकार से बात करते हुए कहा बाकायदा, इन्होंने कहा ये जो कोरोना है ये तो कुदरत का कहर है और ये कैसे जाएगा। जब पत्रकार ने पूछा आप वैक्सीन नहीं लगाओगे तो ये कैसे जाएगा, इन्होंने कहा ये तो नमाज पढ़ने से जाएगा, खुदा का कहर है। और ये कहर क्यों है? तो इन्होंने कहा ये बीजेपी वाले जो हैं, इन्होंने महिलाओं को पकड़ पकड़ के बलात्कार किए और मुसलमानों का लिंचिंग किया और इस वजह से कुदरत के कहर के रूप में ये कोरोना आया है। ये बयान ये दिया था समाजवादी पार्टी के शफीकुर रहमान बर्क ने, जो कि सांसद हैं। ये समाजवादी पार्टी की एक सोच बताता है कि वो एक महामारी को भी अल्लाह का बनाया हुआ कानून और दी हुई बीमारी बताते हैं। उसके इलाज को वो कहते हैं कि ये तो जो है नमाज से ठीक होगा। दूसरी तरफ वो जो है शरीयत से छेड़छाड़ बताते हैं बीजेपी वालों को। इसका मतलब बीजेपी के लिए वो लोगों के मन में जहर भर रहे हैं और ये देश को बरगला कर जो इस समय
तालिबानी आतंकवादी हैं, उनकी खुलेआम उनका पक्ष ले रहे हैं, उनकी बड़ाई कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं आजादी की लड़ाई। मतलब आप एक हद देखिए कि एक देश में आतंकवादी घटना होती है, हजारों लोग मारे जाते हैं, सेना से सीधा सीधा टक्कर लेते हुए ये आतंकवादियों ने सेना के जवानों को मारा, महिलाओं को मारा, महिलाओं को गुलाम बनाकर देशों में बेचने के लिए उनको कैद करके रखा है। वहां अब महिलाएं बिना बुर्के बाहर नहीं निकल सकती, कोई स्कूल कॉलेज नहीं जा सकता और वहां कोई इस समय आजादी नहीं है। केवल सरिया के हिसाब से कानून बनेगा। घोषणा कर दी गई है कि यदि कोई महिला बिना बुर्के के दिखाई दी तो उसको पत्थरों से पीट पीट कर उसको मार दिया जाएगा, हत्या कर दी जाएगी। यही हमारी शरीयत का कानून है। लेकिन भारत में बैठे हुए समाजवादी पार्टी की सोच वाले लोग, यानी सांसद इतनी बड़ी पोस्ट का व्यक्ति है, वो इसकी सपोर्ट कर रहा है। अब समझना होगा आपको, यदि मान लीजिए उत्तर प्रदेश में इन समाजवादियों की कुछ सरकार, हालांकि चांस नहीं है, योगी जी के जिस तरह से काम है उत्तर प्रदेश में, जिस तरह से योगी जी के विकास के काम है, लोगों को रोजगार दिया गया है, चांस नहीं है। लेकिन 1% अगर समाजवादी पार्टी की सरकार इस उत्तर प्रदेश में आई तो ये शफीकुर रहमान बर्क जैसे लोग उत्तर प्रदेश के अंदर भी वही काम करेंगे जो पहले समाजवादी पार्टी में हुआ। और अब समझ में आता है कि उस टाइम पे राम भक्तों पे जो गोली चलाई गई थी, मुलायम सिंह के शासन में राम मंदिर नहीं बनने दिया गया था, लाउडी स्पीकर उतरवाए गए मंदिरों से, जो कांवड़ यात्रा थी उसमें डीजे नहीं चलने दिया गया। क्यों? क्योंकि साध्वी रितंबरा ने मुलायम सिंह का एक नाम रखा था जो मुझे आज बिल्कुल ठीक लगता है। उन्होंने कहा यह मुलायम सिंह यादव नहीं है, यह है जमा आयम जमा सिंह, ये नाम दिया था। और आज लग रहा है कि जिस तरह के कारनामे, जिस तरह के समाजवादियों की सोच है, ये बिल्कुल केवल और केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की सोच है, जो आज तालिबानी आतंकवादियों के भी साथ खड़ी हुई दिखती है। अगर उनके सांसद इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं कि वो तालिबानी आतंकवादियों की बड़ाई करते हुए ये कहते हैं कि ये आजादी की लड़ाई है, तो इनकी सोच बताती है। और इस तरह से मैं बताऊं, ये एक सांसद नहीं है, देश का विपक्ष, लिबरल, वामपंथी इस पूरी घटना पर मौन है, कोई निंदा नहीं कर रहा है। इसका मतलब यह है कि ये तालिबानी सोच का मौन रहकर समर्थन कर रहे हैं। कल को ये देश का विपक्ष, आप देखना, इनकी चाल यही है। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में क्या किया है? यही तो किया है कि ये जो तालिबानी सोच है इसका समर्थन किया, बांग्लादेशी घुसपैठियों को घुसाया, उनको सारी सुविधाएं दी, और उन लोगों ने चुनाव के बाद जो हिंसा की है, महिलाओं के साथ बलात्कार, घरों को जलाना, लोगों को लूटना, हिंदुओं का कत्लेआम करना, ये क्यों किया? क्योंकि शरिया में ऐसा लिखा है कि जो भी इस्लाम धर्म को ना माने वो काफिर है, और काफिर को मारकर आपको 72 हूरें मिलेंगी। इस तरह की सोच वाले लोग आज हमारी राजनीति में हैं। ये ममता बनर्जी इसी तरह की सोच को रखती है, ये कांग्रेस के राहुल गांधी इसी तरह की सोच को रखते हैं, और इसी तरह की सोच के कारण ये तुष्टीकरण की राजनीति 75 साल चली, 70 साल चली। लेकिन अब जब से मोदी जी आए हैं और उत्तर प्रदेश में योगी जी आए हैं, इनके पेट में दर्द है कि ये जो चाल चल रही थी, यहां जो तालिबानी विचारधारा के पोषक लोग गुप्त रूप से अंदर अंदर देश को खोखला करने में लगे हुए थे, हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश की जो मजबूती है, उस एकता को खोखला करने के लिए ये झूठी झूठी बातें लोगों में फैला रहे थे। आज भी खालिस्तानी समर्थक लोग इसी तरह किसान का चोला पहनकर उत्तर प्रदेश ही नहीं तो पूरे भारत में लोगों को लड़ा रहे हैं, हिंदू को हिंदू से लड़ा रहे हैं, धर्म के नाम पर लोगों को बंटवा रहे हैं। लेकिन इनका एक ही एजेंडा है कि इसी तरह तालिबानी सोच वाला विचारधारा इस भारत के अंदर इंप्लीमेंट हो। ये चाहते हैं कि आजादी की लड़ाई। अब आप सोचिए, तालिबान ने क्या किया है? वहां जो राज करने वाले थे वो तो मुसलमान थे। जितने भी सरकार में नुमाइंदे थे अफगानिस्तान में, वहां 3% अल्पसंख्यक हैं, जिसमें जैन, सिख, बौद्ध हैं, लेकिन उनमें से एक भी सरकार में नुमाइंदा नहीं था, क्योंकि 97% वहां मुस्लिम है और उन्हीं की सरकार थी। लेकिन आज उस सरकार को भी ये सरकार नहीं मानने को तैयार है, क्योंकि वो इस्लाम के कानून के तहत, यानी शरीयत के कानून के तहत नहीं चल रही थी। इसका मतलब यह है कि कहीं का भी हो,
वो चाहे भारत में सांसद क्यों ना हो, उसकी सोच शरीयत का कानून लागू करके और इस्लामिक देश बनाने की है। 1947 में जो कुछ लोग यहां भारत में रह गए थे, उस समय उन्होंने कहा था कि हम भारत के संविधान और भारत के अनुसार चलेंगे, लेकिन हमने देखा है कभी उनको भारत माता की जय कहने से प्रॉब्लम है, कभी उनको तिरंगे का अपमान करने से, तिरंगे को सैल्यूट करने से दिक्कत है, कभी उनको गौ माता को गौ माता कहने से मतलब दिक्कत है, वो कहते हैं हम तो गाय का मांस खाएंगे। तो आज वो आंखें दिखाना उन्होंने शुरू कर दिया है, जबकि आज की डेट में उनकी जनसंख्या केवल 30% है। यदि आज इस देश का हिंदू नहीं जागा, यदि आज इस देश के हिंदुओं को यह समझ में नहीं आया कि बेटा आज 30% हैं, यदि ये 30 से केवल 50% हुए तो इस देश को तालिबान बनते हुए, इस देश को अफगानिस्तान बनते हुए देर नहीं लगेगी। क्योंकि इस अफगानिस्तान में जो आज तालिबान कर रहा है, कुछ ही साल पहले ये मात्र वहां 7-8% थे, जो आज 97% हो गए हैं। बंदूक के बल पर या पैसे के बल पर ये यही काम करते हैं जो इन्होंने अफगानिस्तान में किया है। आज की डेट में 100% महिलाओं ने बुर्का धारण कर लिया है और उन महिलाओं के साथ रेप किया जाएगा या तो उन्हें धर्म परिवर्तन कर दिया जाएगा। दोनों बातों में एक ही है, इनको इस्लामिक स्टेट बनाना है। पाकिस्तान उनका समर्थन कर रहा है, चीन उनका समर्थन कर रहा है, बचा कौन? केवल भारत, और भारत में मोदी जी की सरकार। तो मोदी जी की सोच है, जो इस योगी जी ने तो घोषणा की है कि आगे आने वाला समय हिंदुत्व की सदी होगी, और यही इन सब लोगों के पेट में दर्द है। सारा विपक्ष, कई देश इस काम में मिले हुए हैं, जिसमें चीन की सपोर्ट है और आज की डेट में अमेरिका की भी सपोर्ट है। जो बाइडेन है, वो जो वादा कर रहा था कि मैं यहां पर शांति बहाल करूंगा, आज वो मौन होकर तमाशा देख रहा है, महिलाओं के साथ होता बलात्कार देख रहा है, मानव अधिकारों की बात करने वाले मौन है, और आज बेशर्मी से वो सब इस हिंसा को होता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इसके बाद अगला कौन? क्योंकि उनको लगता है चीन को कि पाकिस्तान में इस्लामिक स्टेट बन गया है, अफगानिस्तान बन गया है, अगला टारगेट भारत होगा। निश्चित रूप से यदि भारत के नागरिक नहीं जागे और भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया, तो आप देखेंगे कि अगले 5 साल में, ज्यादा नहीं, केवल 5 साल में, जो एक यति नरसिंहन बोलते हैं कि 2030 में 29 में यहां का प्रधानमंत्री एक वो होगा जिसकी जिहादी मानसिकता होगी और जो आजादी के नारे लगाकर यहां शरीयत का कानून लागू करेगा। वंदे मातरम।